नमस्ते शिक्षार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। विषय है कर्नाटिक म्यूजिक कोर्स सेकेंडरी लेवल का। इसका कोड नंबर है 243 और इस लेसन का हम छोटा सा टिप्स आपको समझाना चाहते हैं एक थीम के बारे में। जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत सदियों से एक सूक्ष्म शानदार कला रूप में विकसित हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत विभिन्न प्रकार की मधुर रागों, सुरों के अलंकरण और लयबद्ध पैटर्न के माध्यम से कलाकार और श्रोता को भावनाओं में एकजुट करने का प्रयास करता है। भारत में शास्त्रीय संगीत का एक अन्य प्रकार के संगीत जैसे लोक संगीत, पवित्र संगीत, नृत्य के लिए जो संगीत किया जाता है दैट इज नृत्य संगीत, ओपेरा संगीत आदि के साथ पूरक संबंध रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। संगीत भारत में दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। इसे आम आदमी के लिए सुखदायक मनोरंजन के अलावा आध्यात्मिक अनुभव और ऋषियों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है। पुराणों में हम नाद, बांसुरी और वीणा से जुड़े शिव, कृष्ण और सरस्वती के संदर्भ पा सकते हैं। नारद, नंदी और अन्य जैसे दिव्य देवताओं भी निपुण संगीतकार थे। आप जानते भी होंगे नारद हमेशा नारायण नारायण करते थे और उनके साथ साथ वो गाना भी बहुत गाते थे। गाना गाते गाते वो घूमते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत पौराणिक कहानी से भी पढ़े हैं। आप भी इसको देखना। बहुत सारे देवी देवताओं को खुश करने का भी मतलब हम ये ऐसा सोचते हैं ना कि भजन गाते हैं और जिस तरह से भगवान की आध्यात्मिक बहुत सारे संगीत को गाते हैं भगवान को खुश करने के लिए। और संगीत एक ऐसा जरिया है जिससे हम भगवान तक पहुंचने में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। भगवान भी खुश होते हैं अगर मन से कोई संगीत करे तो। इन सभी पहलुओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक पवित्र स्वरूप प्रदान किया। शास्त्रीय संगीत की महानता ये है कि ये खुद को संगीत की सभी किस्सों में आसानी से जोड़ सकता है, जैसे कला संगीत, लोक संगीत आदि। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये शास्त्रीय संगीत के साथ साथ विकसित हुई है, एक दूसरे की पूरक भी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है और नाद ब्रह्म की अवधारणा का संदर्भ इस समय मिलता है। 6000 साल पहले के वैदिक ग्रंथों में लयबद्ध चक्रों के साथ साथ मंत्र और संगीत के सुरों की एक प्रणाली पाई जाती है। ये आपके सामने ये है, आप एक बार देखिए जरा। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो वैदिक काल से हुई थी वो कितनी साल पुरानी है। उस समय से ये भारतीय शास्त्रीय संगीत को माना जाता है। तो शास्त्रीय संगीत कितना पुराना है, कितना वैल्यूएबल चीज़ है, मतलब कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। 6000 साल पुरानी बात है। प्राचीन ग्रंथ सामवेद जिसमें संगीत को मधुर विषय के लिए संरचित किया गया था। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और माना जाता है कि इसने भारतीय संगीत की नींव रखी है। सामवेद को पढ़ने का एक लय होती है, इस तरह से वो लय करके पढ़ते हैं और बच्चे को भी जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं। सामवेद वेद का मंत्र जो सिखाते वो इस तरह से एक लय के साथ साथ सिखाते। वो लय से क्या होता है, लय से होता है कि कुछ भी चीज़ें अगर हम लय के साथ सुनते हैं या गाते हैं या पढ़ते हैं तो वो हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बहुत दिन तक उसको याद रखते हैं। ये बहुत साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर जो चीज़ हम बहुत हड़बड़ी में बोलते हैं वो चीज़ हड़बड़ी में पढ़ते हैं तो वो चीज़ याद रखते हैं, लेकिन उतना दिन तक हम याद नहीं रख सकते जो हम गाना गा के या भजन गा के या कोई लय के साथ हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, सीखते हैं तो वो बहुत दिन तक हम उसको याद रख सकते हैं। सामवेद में ऋग्वेद की भजन शामिल है जो धुनों पर आधारित है। ये भजन वैदिक यज्ञ के दौरान 3 से 7 संगीत स्वरों का उपयोग करके गाए जाते। ऋग्वेद में भी संगीत का उल्लेख है। सारे वेद में वैदिक मंत्र को इसी तरह से ही गाया जाता है, बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले राग की उत्पत्ति सामवेद से हुई थी। तो देखिए, आप अच्छी तरह से इसको देखिए कि सबसे पहले जो राग की उत्पत्ति हुई थी वो सामवेद से हुई थी। उत्तर वैदिक काल में संगीत केवल संगीत के पैटर्न में
छंदों का उच्चारण था। प्राचीन काल में 2 संगीत शैलियाँ प्रचलित थी, गंधर्व और गण। गंधर्व औपचारिक रूप से रचित संगीत था जिसे समारोहों के दौरान बजाया जाता था। ये आप एक बार आपके सामने है स्लाइड, आप देखिए जरा। गंधर्व दो शैली है, गंधर्व और गण। तो गंधर्व क्या है? औपचारिक रूप से रचित संगीत था जिसे समारोहों के दौरान बजाया गाया जाता, समारोहों में गाया जाता है। और गण क्या था? मनोरंजन प्रदर्शनों के लिए बजाया जाने वाला औपचारिक और तत्कालिक संगीत था। तो 2 प्रकार की संगीत हम जान सकते हैं। प्रबंध संगीत संस्कृत में लिखा गया संगीत का एक रूप है जो 7वीं शताब्दी के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। ऐसा माना जाता है कि ध्रुव पद का रूप प्रबंध संगीत से विकसित हुआ। ऑब्जेक्टिव्स, आप अच्छी तरह से इसको देखिए, आपके सामने है स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स क्या, क्यों हम इस सब्जेक्ट को, इस विषय को पढ़े? रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिकोलॉजी इन प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज रिकग्नाइज द डिफरेंट पीरियड्स व्हेन important territories and composer appeared on the scene and milestone were set. Explain about the golden period of musical trinity and appreciate the multifaceted progress of music as a fine art. Develop the knowledge about the media advancement and its role in the preserving the popularizing the art of classical music. Classical music का एक art होता है। Trace the growth of music of the Vedic age to the developed art music from form of the modern period. 3 major period in the history of Indian music. Indian music का एक 3 major period होता है, that is ancient, medieval and modern. The history of Indian music can be studied under 3 major period like ancient, medieval and modern. The period of ancient music extend from the Vedic age to the period of Sangeet Ratnakar, after which the medieval system of music evolved. Around 14th century, it culminated in the bifurcation of the Indian music into 2 branches, that is Hindustani and Carnatic music. I think आप लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक उत्तर भारत की में इसको अपनाया गया है और कर्नाटिक म्यूजिक दक्षिण भारत में इसको अपनाया गया है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को हिसाब से इसको अपनाया गया है। तो हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक ये 2 इम्पॉर्टेंट म्यूजिक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड innumerable musicologists and composers appeared on the sense and enriched the concept of rag, tal and other musical form. Ancient period का एक आपके सामने एक स्लाइड है, आप देखिए जरा। एंशिएंट पीरियड का जो म्यूजिक है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है। द एंशिएंट लिटरेचर ऑफ इंडिया लाइक द वेदर्स, उपनिषद्स, पुराणास, रामायण, महाभारत, भागवत and other content invaluable references to the basic principles of classical music such as 7 swaras, 3 grammars, 21 muchanas, 3 layers, 9 rasas, 3 sthais, श्रुतिज एट्सेट्रा। मेडिएवल पीरियड का जो पीरियड है उसको हम किस तरह से जानेंगे? ड्यूरिंग द मेडिएवल टाइम्स द लिटरेरी वर्क related to Indian classical music has been extensive. Sanskrit text Sangeet Ratnakar, it is one of the most complete definitive text by Sarangadev, written in the 13th century, has mentioned and discussion of ragas and talas. Indian classical music evolved tremendously during this time due to the impact of Persian influence. It started diverging into Hindustani classical music and Carnatic classical music. Classical का मतलब होता है शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत। तो हम अगर इस तरह से बोले कि हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक को उस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ड्यूरिंग द 13th and 14th century, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इवॉल्व्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। मॉडर्न पीरियड,
द मॉडर्न पीरियड, कौन सा पीरियड को बताया जाता है? 16th सेंचुरी टू प्रेजेंट, मतलब 16th सेंचुरी से अभी तक का पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगी, मॉडर्न वर्ड का मीनिंग अगर हम अलग से देखें, मॉडर्न क्या होता है? जो आज है वो कल पुराना हो जाएगा। तो मॉडर्न को एक पीरियड मान के, संगीत के जगत में एक पीरियड मान के चला है कि 16th सेंचुरी से पहले वाला मेडिएवल पीरियड है, 16th सेंचुरी से हम मॉडर्न पीरियड को मानेंगे। और अगर हम अलग से मॉडर्न वर्ड को हम यूज करें कि मॉडर्न, वो मॉडर्न आज का जो मॉडर्न है कल वो पुराना हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इस पीरियड को एक सर्टेन पीरियड को माना जाता है संगीत के जगत में। द मॉडर्न पीरियड in Indian music is marked by the patronage of royal court, which fostered the growth of various gharanas in Hindustani music and the refinement of Carnatic style. During the British colonial period, Western musical instruments and ideas began to permeate Indian music, leading to new forms and styles such as Indo-Western fusion and the emergence of popular film music. In the post-independence era, Indian music has continued to evolve with the rise of global collaboration and rock to इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। सो मुझे आशा है कि आपने जो भी आज सीखा है, कितने टाइप का म्यूजिक होता है। फोक म्यूजिक होता है, ओपेरा म्यूजिक होता है, नृत्य के लिए म्यूजिक होता है, कितने टाइप का म्यूजिक होता है। एंड आध्यात्मिक म्यूजिक भी होता है, भजन, हम बहुत सारे इस तरह से संगीत भी सुनते हैं, आध्यात्मिक लेवल में भी संगीत, भजन एंड बहुत भगवान के लिए जो जितने सारे गाना हम गाते हैं तो वो भगवान के खुश करने के लिए गाते हैं, मतलब भगवान के लिए गाते हैं, भगवान को प्रेज करने के लिए। और भी क्या है, 2 पैटर्न है, हिंदुस्तानी एंड क्लासिकल। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, वो है कि कितने कौन सी पीरियड है, एंशिएंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। तो ये हमने आज का ये टॉपिक, मुझे आशा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया और आप इसको अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए। और हमारी जो बुक है, ये कर्नाटिक म्यूजिक का जो बुक है, ये भी आप देखिए, इसको पढ़िए। इसका फर्स्ट लेसन में ये टॉपिक है, तो इस बुक को आप ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा इसमें। आज का समय यहीं पे समाप्त होता है। मैं संचिता भट्टाचार्य लेती हूँ विदा। नमस्कार।